साथियों नमस्कार। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी योद्धाओं का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि साथियों लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो हथियार हैं उनकी धार को एकदम पैना करके रख लीजिए, क्योंकि बीएसटीसी के जो युद्ध का बिगुल है वो कब भी बज सकता है। और साथियों आज सुबह ही आपके सामने बीएसटीसी का विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और बीएसटीसी के जो आवेदन की शुरुआत है वो 10 जुलाई से होने वाली है। अंतिम तिथि 30 जुलाई है। तो 10 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य बढ़िया सा समय देख के आप अपना फॉर्म है वो लगा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है साथियों कि अब तक आप जैसे तैसे तैयारी कर रहे थे वो ठीक था, लेकिन अब आपको अपना गियर बदलना होगा। तैयारी की स्पीड है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि साथियों अब ज़्यादा समय है नहीं। कहीं ना कहीं अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो देखने को मिल जाएगा। विस्तृत विज्ञापन है वो जारी होने वाला है, जल्दी सूचना आ जाएगी। एग्ज़ाम का डेट जो भी आपकी रहेगी वो भी जल्दी पता चल जाएगी। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इतना समय अब आपके पास है, हर तरीके से आपको अपनी तैयारी है उसको ज़ोरदार करना है। साथियों ज़्यादा समय बिना लिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 2021 का जो मॉडल पेपर है, 2021 का जो पेपर था क्वेश्चन पेपर, उसको अपन सोल्व कर रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट के अंदर अपन ने इसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अपन ने 128 क्वेश्चन, शायद 128वें क्वेश्चन में अपन थे। हाँ, तो 128वें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है परिवार। परिवार बाधक कैसे हो सकता है? परिवार तो सामाजिक विकास अच्छा करता है। पालन पोषण की विधि, विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण, ये अपन ने कल भी इस पे शायद डिस्कस किया था। विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण, एक तंत्रीय वातावरण नहीं होना चाहिए, सीमित चीज़ नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को प्रेशराइज करे, वहाँ बच्चे का अच्छा विकास नहीं होगा। तो एक तंत्रीय वातावरण आ रहा है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। सह शिक्षा का मतलब को एजुकेशन, बालक और बालिका दोनों के साथ में। बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है। बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है। नहीं भाई, कौन सी हीन भावनाएं? बालिकाओं की कौन सी हीन भावनाएं? तो यहाँ ये आंसर नहीं होगा। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि बालक और बालिका वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं हो इसलिए अपन दोनों को साथ में पढ़ाएं, ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई। शिक्षा पे व्यय कम होता है, ये भी ऐसी बात हो गई। तो यहाँ बिल्कुल सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? एक दूसरे को समझने का उनको अवसर है वो मिल जाता है। तो बिल्कुल दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुसमायोजित बालक पूर्ण स्वस्थ होता है। भाई पूर्ण स्वस्थ है तो फिर वो कुसमायोजित थोड़ी होगा, पढ़ने में तीव्र होता है। पढ़ने में तीव्र कैसे हो सकता है कुसमायोजित बालक? तनाव युक्त होता है, ये बात सही है। चौथा है प्रसन्नचित होता है, प्रसन्नचित तो रह ही नहीं सकता। तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल देखते ही कर देंगे, मुझे भरोसा है आप पे। एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब जैसे मान लो आप बीएसटीसी करेंगे, बीएसटीसी करते ही रीट की वैकेंसी आ जाएगी और आप मान लीजिए अध्यापक लग गए, तो एकदम नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आप जाएंगे। तो अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो एक पहला है कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। अरे नहीं करनी है बिल्कुल। आज के टाइम में बच्चे को आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जाते ही अगर उसको कठोर अनुशासन में रखोगे, दूसरे दिन बच्चा आएगा ही नहीं। हमारे पास कौन से बच्चे आते हैं साथियों? 1 से 5 क्लास के बहुत छोटे बच्चे आते हैं। अगर उनको कठोर अनुशासन में रखेंगे दूसरे दिन आएंगे नहीं। उनको तो लाड प्यार से रखना होता है। विद्यार्थियों से पूर्व पश्चिम तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करेंगे। ये बात अच्छी है। विद्यार्थियों से पूर्व पश्चिम तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करेंगे। उनसे जाते ही आप नवनियुक्त शिक्षक है बढ़िया बातचीत करेंगे, घुल मिल जाएंगे, तो बिल्कुल बच्चे बराबर आएंगे और आपकी बात भी मानेंगे और आप जो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से ध्यान भी उसमें देंगे। अपने ज्ञान का रोब गांठना नहीं साथियों, ज्ञान का रोब गांठना ये अच्छी बात नहीं है। छोटे से बालक है 1 से 5 के, उनके सामने क्या है तो ज्ञान का रोब गांठोगे। अन्य शिक्षकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना नहीं, ये काम नहीं है। चुगली करने वाला काम नहीं करना अपने को। जाते कि भी कौन से मास्टर साहब बढ़िया पढ़ाते हैं, कौन से नहीं पढ़ाते हैं, कौन से लेट आते हैं ना, ये काम नहीं करने।
प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं, क्योंकि विरत का मतलब विद्यालयों से दूर हो जाते हैं। अब भाई विद्यालय छोड़ने का या दूर होने का क्या कारण हो सकता है? शिक्षकों की संख्या अधिक होती है ना, शिक्षक अगर बढ़िया तरीके से होंगे तो दिक्कत ही नहीं है ना, बढ़िया पढ़ाई होगी। इसके तो उल्टा होता है, पर्याप्त शिक्षक होते ही नहीं है। विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, विद्यालय में अगर शिक्षक प्रेरित नहीं कर पा रहा है तो बच्चे दूर हो रहे हैं। तो ये बात भी प्रारंभिक शिक्षा, इसने एक लॉजिक दिया कि प्रारंभिक शिक्षा में ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ऐसा होता तो वो तो पूरे स्कूल सिस्टम के बारे में होता। उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, ये बात सटीक है कि उनकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या अन्य दशाएं हैं वो सटीक नहीं है, तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे भी, माँ बाप होते हैं छोटे बच्चों को कई बार चाय की दुकान वगैरह पे छोड़ देते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं होती। शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, ये बिल्कुल एकदम गलत है। हो सकता है आप कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते। दोस्तों 1 से 5 तक के जो बच्चे आते हैं ना, उनका डिसीजन खुद का नहीं होता है। अगर वो विद्यालय छोड़ेंगे तो भी माँ बाप के डिसीजन की वजह से छोड़ेंगे। बड़े बच्चे हो तो अपन उनको प्रेरित करके उनको वो मतलब माता पिता अगर स्कूल छोड़ाना चाहे फिर भी वो आ सकते हैं उनके खिलाफ जाके भी, लेकिन छोटे बच्चों का डिसीजन खुद का नहीं होता है, उनके माँ बाप का डिसीजन है वो होता है। इस वजह से आर्थिक जो समस्या है उसकी वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। कमजोर को डराने वाला यह भी भावनात्मक बाधा को प्रेषित करता है। भगोड़ापन यह भी करता है। स्वालीनता, स्वालीनता क्या होता है दोस्तों? स्वालीनता एक मानसिक विकार है, इसको इंग्लिश में ऑटिज्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे लिमिट चीजें या फिर कोई काम है उसको बार बार करना, ऐसी मतलब ये इस टाइप का मतलब आदत हो जाती है, मानसिक विकार है। उच्च कक्षाओं में, तो इसका सही आंसर स्वालीनता हो जाएगा। उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग कम किया जाता है वह है, मतलब बड़ी क्लास में कौन सी विधि है जिसका प्रयोग कम होता है? पूर्ण विधि इसका प्रयोग होता है, सामूहिक विधि होता है, सहसंबंध विधि होता है, खेल विधि। दोस्तों ये जो खेल विधि है वो 1 से 5 के लिए ज़्यादा प्रभावी होती है और इन्हीं का ऐसा सिलेबस होता है कि अपन उनको खेल विधि के द्वारा करवा सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में फिर ऐसा सिलेबस ही नहीं रहता कि उनको खेल विधि का उपयोग करके पढ़ाया जा सके, उनको तो ये जो बाकी विधियां उन्हीं से पढ़ाना पड़ता है। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सीखने के आकलन का आधार है। सीखने के आकलन का आधार मतलब किसी ने कुछ सीखा, ये हम कब कह पाएंगे? उसका आकलन कैसे करें कि बच्चे ने सीख लिया ये चीज? अब जैसे सपोज करो एक बच्चा है, वो क्लास में नहा के नहीं आ रहा और अपन ने एक उसको बोला कि बेटा नहा के आना चाहिए और उसको बताया सारी चीजें कि नहाने के ये फायदे होते हैं। अब दूसरे दिन अपन ने देखा बच्चा एकदम नहाए धोए तैयार होकर बढ़िया शानदार खड़ा है। हमें कब ऐसे कैसे लगेगा कि अपन ने जो बात बताई वो बच्चे ने सीख लिया या वो उस पर असर कर गई? तो इसका मतलब हमें उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखा है साथियों। सीखने का जो आकलन होता है वो व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर ही होता है। ये जो पुनः स्मरण रट लेना ये बिल्कुल सटीक आंसर नहीं है। और सीखने का या अधिगम जिसको बोलते हैं अपन कि कोई बच्चा उसने कब सीख लिया, सीखने की परिभाषा यही होती है कि व्यवहार में परिवर्तन हो गया मतलब सीख गया। तुम्हारा एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहन के आता है, तुम क्या करोगे? अब मान लो बच्चा कोई है वो गंदे वस्त्र पहन के आ रहा है, क्या करेंगे? उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, उसको बताएंगे भाई तू सुंदर नहीं लग रहा है, दूसरे ऐसे सुंदर लग रहे हैं, तेरे को ये रोग हो सकते हैं, तेरे स्किन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसको इतने सारे नुकसान बता देंगे तो वो दूसरे दिन नहा के आएगा, उसे सभी के सामने लज्जित करेंगे। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ऐसे काम नेगेटिव काम करने ही नहीं है। उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे। अरे हमें थोड़ी पता है कि पैसों के अभाव में नहा के नहीं आ रहा, अगर नहा के तो आ ही सकता है ना, पानी से ही नहा के आ सकता था, साबुन लगाने की जरूरत थोड़ी है। तो इसका मतलब घर में साबुन की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं सोच की कमी है। तो हमें उसको समझाना होगा, उसे कक्षा के बाहर कर देंगे नहीं, क्लास से वंचित नहीं करना है बच्चे को किसी भी हालत में। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान है। जैसे किशोर का मतलब क्या है? जो बच्चा टीन एज के अंदर है, कौन सी एज के अंदर है? जैसे 13 से लेकर के और 18 तक की एज के अंदर अगर कोई बच्चा है, उसके समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का क्या योगदान है? तो यहाँ 2 ऑप्शन है। समस्या का समाधान न करना, शिक्षक उसकी समस्या का समाधान नहीं करके तो उसको कैसे समायोजित करेगा? तो ये तो बिल्कुल निगेटिव आंसर है ही। आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, ये बात ठीक है। जो आकांक्षा का उचित स्तर है वो तय करके मतलब
आकांक्षा का उचित स्तर तय करना कि समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान है। मतलब कई बार क्या होता है, अपन बच्चे से मतलब उसकी जो एबिलिटी है ना उससे ज़्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं, तो फिर वो बच्चे को कुसमायोजित कर देती है। अब अपने बच्चे को बोलें कि ना तेरे को तो 90 ही लेके आने, या तेरे को तो 10 में से 10 ही लेके आने, अरे बच्चे की IQ इतनी है उसके 7 ही आ सकते हैं। तो आप यही उसको बोलो ना बेटा बढ़िया मेहनत कर, 6 लेके आ, 6.5 ले गया, 7 ले गया, अपन बोल रहे हैं ना मुझे तो 10 चाहिए, तो इससे क्या बच्चा कुसमायोजित हो जाएगा। ये दूसरा आंसर भी बिल्कुल ऑप्शन भी सही है। आगे वाले 2 ऑप्शन और देखते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, तो ये तो सटीक आंसर नहीं हुआ। कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देना, ये भी गलत है, तो वही आंसर एकदम सही हो जाएगा। अपेक्षा का स्तर है वो सीमित करना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? ऐसा कौन सा मूल्य है जो बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, संपन्नता अलग चीज है, राष्ट्रवाद अलग चीज है, या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना है वो भी एक अलग चीज है। श्रम के प्रति सम्मान, मतलब काम के प्रति सम्मान या श्रम हार्डवर्क के प्रति रिस्पेक्ट करना, ये वाली बात है अपन बुनियादी शिक्षा है वो, ये वाला मूल्य है जो बुनियादी शिक्षा के द्वारा बच्चे में विकसित कर सकते हैं। अपन कहानी सुनाते हैं ना उनको, छोटे बच्चों को, एक बार एक ऐसे बंदा था बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इसका मतलब क्या है? मेहनत के प्रति सम्मान ही तो करना उसको सिखा रहे हैं अपन। वैकल्पिक स्कूलन मुख्यतः, वैकल्पिक स्कूलन का मतलब क्या है? देखो जो स्कूल खुली है वो तो है ही, वैकल्पिक स्कूल का मतलब ऐसी जगह जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पे अपन वहाँ पे जो निरक्षर विद्यार्थी या लोग बाग है उनको पढ़ाने की व्यवस्था टेम्परेरी तौर पे करें, तो वो वैकल्पिक स्कूलन है। मुख्यतः किन की आवश्यकता पूरी कर सकता है? आवारा बालकों की। अरे जो आवारा है वो तो मतलब ना तो स्कूल में आएंगे ना वैकल्पिक स्कूल में आएंगे। प्रवासी बालकों की, तो प्रवासी बालकों के लिए भी ये नहीं होता है। स्कूल के बाहर के बालकों की, जो स्कूल से बाहर जो बालक है उनके लिए वैकल्पिक स्कूलन व्यवस्था की जाती है। जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पे। नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण है, नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति कारण हो सकता है। दूसरा, शिक्षकों की उदासीनता, शिक्षकों की उदासीनता तो नहीं है भाई। छात्रों की प्रतिस्पर्धा, छात्रों में प्रतिस्पर्धा, इस वजह से नकल थोड़ी कर रहे हैं। इस वजह से तो पॉजिटिव आंसर ये है कि बच्चा मेहनत ज़्यादा करेगा, जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी उतनी ज़्यादा मेहनत करके आएगा, तो नकल क्यों बढ़ रही है? अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता एक अलग चीज़ है। वर्तमान शिक्षा पद्धति, कैसे इस चीज़ का सटीक आंसर होगा? देखो, नकल की बढ़ती प्रवृत्ति। अब जैसे मान लो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जैसे आज अपन अध्यापक भर्ती की बात करें, अपना जो पेपर आता है, जैसे आप लोग BSTC के बाद रीट का पेपर दोगे मान लो, या अभी BSTC का पेपर दोगे, इसमें क्या है, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो रीट में 150 क्वेश्चन पूछे गए। अब जो 150 क्वेश्चन है उनमें फिक्स है कि एबेस है, जो भी भरना है वो भरा जा रहा है, मतलब अपने को ऑप्शनल अपन उनमें क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब मान लो किसी ने पेपर निकाल लिया और पेपर निकाल के उसने एक आंसर की बना दी कि भाई पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, तो वो बच्चों को बांट देगा आराम से, जिनको पेपर बेचेगा उनको, और वो आराम से ये रट के चले जाएंगे कि पहले में ये भरना, दूसरे में वो और तीसरे में ये। तो इसका मतलब हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर क्वेश्चन या कंटेंट ऐसे पूछा जा रहा है जिसकी नकल पॉसिबल है। अब मान लो ऐसा कंटेंट पूछे कि नकल ही पॉसिबल नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हर चीज़ में इंटरव्यू हो जाए और पता ही नहीं है अपने को कि सामने जो इंटरव्यू वाला क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बंदा क्या ही नकल करके जाएगा। तो मतलब शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। आपकी कक्षा में कई कमजोर विद्यार्थी है, आप इनके शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु क्या उपाय करेंगे? प्रधानाचार्य को सूचना देंगे। प्रधानाचार्य को सूचना भले ही दे दो, पढ़ाना तो हमें पड़ेगा, तो ये सटीक आंसर नहीं है। अतिरिक्त समय में कक्षाएं लेंगे, हाँ ये एक विकल्प हो सकता है। दंड देंगे, दंड देने से कुछ नहीं होगा। अभिभावकों को कहेंगे, अभिभावक ही पढ़ा पाते तो हमारे पास क्यों भेजते, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास लेके उन बच्चों को कहीं ना कहीं कक्षा स्तर तक लेके आएंगे। दूसरा आंसर है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। किसी बालक के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलने पर वह किसे दोष देगा? अब बालक है वो मान लो उसके खुद के अच्छे नंबर नहीं आए तो किसको दोष देगा? कौन जिम्मेदार है? माता पिता? नहीं भाई, भाग्य नहीं, गलत है। प्रश्न पत्र की कटई नहीं, अरे अपने थोड़ी हार्ड पेपर आया था, सबके लिए कॉमन पेपर था। अपनी तैयारी, बिल्कुल अपनी खुद की तैयारी। अब मान लो आप सभी तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए BSTC में, लेकिन मान लो कोई बच्चा है उसका नहीं हो पाता, फिर वो कहे कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, गलत बात है। बाकी लोगों का कैसे हो रहा है? किस्मत खराब नहीं है, कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रही है। तो साथियों
अपने को अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। जो जो बच्चे अपनी क्लास ले रहे हैं उन सब का सिलेक्शन होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को, बुनियादी शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाना है, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना है, तत्व ज्ञानी बनाना है, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन यहाँ आंसर 1 दिया हुआ है, लेकिन इसमें मिस्टेक है। स्वावलंबी बनाना बिल्कुल अच्छी बात है, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, तत्व ज्ञानी बनाना तो नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। इस वजह से उपरोक्त सभी है वो नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पहले कि उपरोक्त सभी है, ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तत्व ज्ञानी बनाना नहीं है प्रारंभिक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य फिर उसको स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी बनाने का मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो सके, मेन बात। तो अध्यापक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह, देखो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं अपन जल्दबाजी में उपरोक्त सभी देख के और भर देवे, इसलिए आराम से पढ़ना है सारी चीजों को। अध्यापक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह, भाई एक अध्यापक है वो इफेक्टिव टीचिंग करा रहा है, इस बात की मतलब जो अपने को पता है वो कैसे चलेगा। छात्रों को कितना संतोष देता है ना, छात्रों का कितना मनोरंजन करता है, ये कोई पैमाना थोड़ी हुआ। छात्रों का कितना अनुशासित रखता है, ये बात भी कोई पैमाना नहीं हुई। प्रभावशीलता से लेकर छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी क्लास में अगर मानसिक रूप से छात्र सक्रिय होकर बैठ गया ना, तो उसका अनुशासित रहना तो अपने आप आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन तो चौथे में अपने आप आ जाएगा। और बच्चों को संतोष, ये पहला भी इसी में आ जाएगा। अगर आपका बच्चा आपकी क्लास में मानसिक रूप से सक्रिय होकर, एक्टिव होकर बैठा है, तो बाकी चीजें उसमें अपने आप आ जाएगी। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का तरीका यह है कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा के स्तर है उसको पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का क्या तरीका है? सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटा दिया जाए। अरे भाई ये चीज़ हो जाएगी तो आप लोग फिर बीएसटीसी की तैयारी करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, तो गलत ऑप्शन है ये। तो सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए। क्या हो जाएगा निगरानी के स्तर बढ़ा देंगे तो? मान लो कैमरे लगा दिए, डर की वजह से काम नहीं होता है कोई भी तो ये भी एकदम बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली सत्यनिष्ठा से लागू की जाए, ये वाली बात बिल्कुल अच्छी है। तो इसमें बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली सत्यनिष्ठा से लागू की जाए, तो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम सटीक हो जाएगा। फिर 146 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक मानवतावाद एक मिथ्या नहीं है, वास्तविकता है। वैज्ञानिक मानवतावाद एक मिथ्या नहीं है, वास्तविकता है। उसमें विद्यमान संभावनाएं हैं जो वृद्धि, परिवर्तन तथा विकासशील है। किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट है वो किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। आर.बी. पेरी, ये स्टेटमेंट किसका है भाई? आर.बी. पेरी। देखो ये वाले कथन आपको कैसे याद होंगे, आपको ट्रिक बनानी होगी कुछ ना कुछ। ये जो वैज्ञानिक मानवतावाद एक मिथ्या नहीं वास्तविकता है, उसमें विद्यमान संभावनाएं हैं जो वृद्धि, परिवर्तन तथा विकासशील है। तो इस टाइप से एक तरीके से मतलब अब जैसे इसने बोला वृद्धि, परिवर्तन तथा विकासशील है। वृद्धि किस में होती है? हम बड़े होते हैं, हमारे पैरों में वृद्धि होती है, परिवर्तन भी हो जाता है, विकास भी हो जाता है पैरों का, इसलिए आर.बी. पेरी। ये अपने मन से कोई भी ट्रिक बनानी है आपको, मैंने तो ऐसे अभी ध्यान में आया तो बता दिया, ताकि उससे क्या आपको याद रहेगी भाई ये कथन इसका है, वरना तो बहुत से कथन है भूल जाओगे। नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आपका प्रमुख दायित्व होगा। अब आप लोग मान लो मार साहब बन के स्कूल जाओ, तो आपका पहला दायित्व, प्रमुख दायित्व क्या होगा? अपने पूर्वगामी शिक्षकों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। अरे ये बात थोड़ी है, अपने से पहले जो टीचर लगे हुए अपन उनको फॉलो करें, क्या पता भाई साहब उनमें कोई पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था, ये गलत बात है। अपने काम से काम रखना, शेष की चिंता नहीं करना, ये बात भी गलत है। इतना स्वार्थी भी नहीं होना है। अन्य शिक्षक साथियों के शिक्षण दर्शन में सुधार करना। अरे भाई साहब अभी अपन तो गए हैं, वो पहले से पढ़ा रहे हैं, उनमें क्या सुधार करेंगे? अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना, चाहे मतों में पर्याप्त अंतर ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल सटीक आंसर है। किसी से बने या ना बने, लेकिन हमारा काम है, संस्था हमारी है, उसके जितने लोग उसके अंदर टीचर वगैरह या बच्चे हैं वो सभी उसी संस्था के भाग है। इसलिए विद्यालय के अंदर जो जितने लोग हैं उन सभी का सहयोग करना, यही हमारा सबसे बड़ा क्या है? दायित्व है, परम दायित्व। भले ही हमारी किसी से मतलब विचार मिलते हो या चाहे ना मिलते हो। विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है।
विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। मतलब जैसे मान लो विद्यार्थी है, वो कोई उसको प्रॉब्लम बताई तो उसके कि फ्यूचर में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इन चीज़ों पे मतलब विश्लेषण करने के लिए उसे उत्साहित कर दिया, और उसकी क्या होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी बिल्कुल। जैसे मान लो कोई अपन ने कोई एक जैसे पजल रख दी बच्चे के सामने और उसको बोला कि बता ये वाली पजल कैसे सोल्व कर सकता है। अब वो जो भी 3-4 जितने भी तरीके सोच रहा है वो उसके क्या भावी परिणाम है, तो इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन पे चलते हैं, उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, बिल्कुल होती है। उसके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है, बिल्कुल होती है। अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए, ये ठीक बात है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। देखो ऑप्शन सारे कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है, अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। सृजनशीलता से क्या प्रभाव होगा, अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में वो उसके लिए क्या होंगे, सहायक होंगे, ये वाली प्रॉब्लम। तो चौथा आंसर सटीक हो जाएगा। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके 2-2, 3-3 आंसर आपको लगेंगे, लेकिन सबसे सटीक आंसर ही हमें करना है, क्योंकि यहाँ जो पहले वाला ऑप्शन है उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, ये बात ठीक है, उसके निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। लेकिन क्वेश्चन देखो, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। मतलब एक तरीके से ये ऊपर वाली एक्टिविटी करवा दी तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्या प्रभाव होगा, इसी वजह से क्रिएटिविटी वाला आंसर होगा कि अपने स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उसके लिए सहायक होंगे। छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संस्कार प्रकृति पर अंकुश लगाते हैं, गलत बात है। यह काम अकेला शिक्षक करता है ना, हमारे पास तो बच्चा बाद में आता है, पहले अपने माँ बाप के पास होता है। संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं, ये बात बिल्कुल सटीक है। जैसा चारों तरफ का परिवेश होगा, वातावरण होगा, संस्कार वैसे ही डेवलप होंगे। यह काम गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के द्वारा होता है। छात्रों में अच्छे संस्कार गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई से नहीं आते हैं, परिवेश से आते हैं। अब जैसे बच्चे हैं, मान लो अपने स्कूल में कुछ बच्चे आते हैं, उनमें से कुछ बच्चे आते ही पैर छूते हैं, कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ होते हैं वो बोलते ही नहीं अपने से। ये इसका मतलब क्या है, वो बच्चे जो पैर छू रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आसपास परिवेश से देख रहे हैं कि उनके घर में भी उनके बड़े भाई बहन है, वो माता पिता के दादा दादी जी के पैर छूते हैं, तो उन्होंने वहाँ देख के सीखा है। तो ये संस्कार है वो कहाँ से आएंगे भाई, परिवेश से। शिक्षा परम धन है, क्योंकि शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। उपयुक्त सभी बिल्कुल सारे के सारे एकदम सटीक आंसर है। तो ये थे अपने क्वेश्चन आज जो बाकी के बचे हुए थे वो वाले। तो धन्यवाद साथियों।